हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री के पोर्शन के बारे में, जो कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और उसके अलावा हम और भी विषयों पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले यही मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने जो ईपीएफओ का सिलेबस दे रखा है उसमें साफ साफ ये दे रखा है कि हिस्ट्री के में जो पूछा जाने वाला पोर्शन है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हमको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें हिस्ट्री के अंदर, ताकि सिलेक्शन के चांस हमारे बढ़ सके। दरअसल प्रॉब्लम्स यही क्रिएट हो रही है कि हिस्ट्री को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, ताकि क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। तो इसीलिए अगर मैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बात करूँ तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पोर्शन 1857 की क्रांति के बाद ही स्टार्ट होता है। लेकिन हमको कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए, हमको फैक्ट समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमको स्टार्ट करना यहीं से स्टार्ट करना होगा 1757 के वॉर से। यानी 1757 से अगर हम स्टडी को हम प्रिपेयर करें तो ये मोर देन सफिशिएंट है, मैं मानता हूँ। क्योंकि यूपीएससी का जो ईपीएफओ का पोर्शन है वो 1757 से पहले नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो 1757 से अगर पहले की बात करें तो जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनका जो आगमन होता है वो आपको माइंड में रहना चाहिए कि कब कौन सी कंपनी आती है, कहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित करती है। उसके बाद हम 1757 से ही स्टार्ट करेंगे। 1757 में लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के जो नवाब होते हैं, लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, इनके बीच एक वॉर होता है प्लासी में, उसको प्लासी वॉर के नाम से जानते हैं 1757 में। वहां से जब लॉर्ड क्लाइव की लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है उसके अंदर, तो बंगाल में उसका नेतृत्व हो जाता है, बंगाल उसके अधीन हो जाता है। और 1757 के बाद भी जो 1760, 1761 और 1700 इनमें जो लड़ाइयाँ होती हैं ये भी हमको ध्यान में रखनी है। 1760 में होती है वांडीवाश की लड़ाई, जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के जो मध्य थी निर्णायक युद्ध था वांडीवाश का युद्ध, 1761 में होता है, 1764 में होता है। इन सारी चीज़ों को हमको फोकस करना है। 1764 के बाद हम 1857 आते आते 1857 से पहले आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, जो मैसूर का उस टाइम पे राजा थे वो हैदर अली, और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान। इनका जो हमको चीज़ें हैं इनकी याद रखनी है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और कुछ विदेश नीतियाँ होती हैं इनकी, उन विदेश नीतियों के तहत और उन विदेश नीतियों को ये कुछ विदेश नीतियाँ होती है, उनमें जो विदेशी संबंध होते हैं उनमें युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में। तो यहाँ नेपाल के साथ युद्ध होता है, बर्मा के साथ युद्ध होता है और अफगानिस्तान के साथ इनका युद्ध होता है। ये चीज़ें हमको सारी फोकस करनी है। यानी कि 1764 के बाद 1857 तक आते आते ये जो सारा पोर्शन है ये हमको कवर करना है। अब 1857 में क्या होता है, क्रांति होती है। 1857 की क्रांति बहुत मशहूर है, आप सबने पढ़ी हुई है। लेकिन अब इसको फैक्ट वाइज हमको क्लियर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथ में। यानी युद्ध का जो रीजन क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, और इसमें कितने कितने जो क्रांतिकारी थे, कौन कहाँ से इसका नेतृत्व कर रहा था, कौन इसके लिए कहाँ से नेतृत्व कर रहा था, और इसके जो क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमको फोकस करना है। भारतीय राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें 1857 की क्रांति के बारे में हमको फोकस करनी है। और साथ ही 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये आपको फोकस करना है और इस पे अच्छे से इसको कवर करना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल लगता है भारतीय राजनीति के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। क्योंकि पहली बार 1858 से क्या होता है, 1858 के अंदर जो भारतीय शासन है, भारत का जो शासन होता है वो कंपनी के हाथों से उठकर
सीधा 1858 के तहत लंदन में पहुंच जाता है, महारानी के पास पहुंच जाता है, और जो भारत का राज होता है, भारत पर जो प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की जो शासन व्यवस्था होती है, वो सीधे कहां से, ब्रिटेन से चलाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है 1858 तक। अब 1858 के बाद अगर मैं बात करूं तो 1858 और 1885 यहां से लेके यहां तक का पोर्शन हमको कवर करना है। कैसे कवर करना है? देखो 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 के अंदर। लेकिन 1858 के बाद भी क्या क्या स्टार्ट होता है, धार्मिक सुधार, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होते हैं, सामाजिक सुधार होते हैं, सामाजिक आंदोलन स्टार्ट होते हैं। कुछ 1858 से पहले भी होते हैं और 1858 के बाद भी होते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो लोग थे, जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो सुधारवादी थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उन्होंने क्या कोई कृति लिखी है, क्या उन्होंने कोई यानी कि स्टैब्लिश किया था, किसी संस्था को बनाया था, किसी और भी कोई बुक लिखी थी, वो आपको सारी फोकस करनी है। थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ना है। जैसे राजा राम मोहन राय थे और आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना है 1858-1885 के बीच में, 1800 और 1858 से पहले भी। तो इन लोगों के बारे में आपको डिस्कस करना है। इस तरीके से आपको क्या होगा, 1757 से लेके 1885 तक का जो आपका पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। फिर आप जब ये चीज आपके कंसेप्चुअल स्टडी आपकी हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, तब आपका 1885 के अंदर से क्या स्टार्ट होता है। 1885 के अंदर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का फर्स्ट चरण यहां से स्टार्ट हो जाता है। और इसको हमको पढ़ना है डिवाइड करके 1905 तक, और 1905 के बाद 1947 यानी 1947 तक। इस तरीके से हमको डिवाइड करके पढ़ना है। यानी ये हमारा था प्रथम चरण, ये था हमारा प्रथम चरण, और ये था हमारा द्वितीय चरण। प्रथम चरण में हमको करना क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। अब इसकी स्थापना से संबंधित, इसके लीडर से संबंधित जो इसके लीडर थे, और उसमें एक चीज और होती है नरम दल और गरम दल, ये चीजें आपको सारी फोकस करनी है। और उसके साथ ही 1905 में बंगाल विभाजन तक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, वो सब आपको फोकस करने हैं। और बंगाल विभाजन के तहत होने वाला आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट तक आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। और स्वदेशी मूवमेंट के अंत होते होते इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का जो प्रथम चरण था, भारतीय इतिहास में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो फर्स्ट स्टेप था, प्रथम चरण था, उसका अंत हो जाता है, प्रथम चरण का अंत हो जाता है। फिर उसके बाद 1905 के बाद स्टार्ट होता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में कांग्रेस विभाजन होता है, क्रांतिकारी आतंकवाद का जो उदय होता है उसको हमको फोकस करना है। 1907 में होता है विभाजन, और फिर ये एक लखनऊ अधिवेशन में ये मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। और उसके बाद में आपको पढ़ना है जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होते हैं 1919 का, और 1909 के जो दो सुधार होते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। और यहाँ पर भी आपको कुछ 1857 के बाद भी, 1857 के बाद भी आपको कौन से कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो भी स्टडी करने हैं। और उन एक्ट्स में हम कह सकते हैं कि 1858 के बाद 1861, 1892, ये दो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक्ट्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो एक्ट्स आपको सारे एक्ट फोकस करने हैं, उनकी जो विशेषताएं थी वो फोकस करनी है, उनमें जो प्रबंध थे वो आपको फोकस करने हैं। 1773 से लेकर 1947 तक के अधिनियम तक जो भी एक्ट्स हैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको बना के वो सारे फोकस कर लेने हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इसी तरीके से द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो द्वितीय चरण में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं मैं आपको लिख के बता देता हूं और आपको नोट्स कर लेना। उसमें एक तो सबसे पहले 1907 में विभाजन समझ लीजिए, कांग्रेस में कांग्रेस का विभाजन। उसमें एक 1909 का सुधार आता है, क्या, मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में 1911 का दिल्ली दरबार आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए थे। दिल्ली दरबार जो सजाया गया था उसके बारे में आपको पढ़ना है। होम रूल लीग पढ़ना है आपको, होम रूल लीग आपको स्टडी करना है। गदर आंदोलन आपको पढ़ना है, गदर मूवमेंट, गदर आंदोलन आपको पढ़ना है। ये सारे आंदोलन होते होते फिर जब यहाँ, और हाँ, गदर आंदोलन के बीच में इसी दौरान, होम रूल लीग के बीच में इसी दौरान महात्मा गांधी का आगमन होता है यहाँ पर, और फिर आंदोलन की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं भारत के अंदर, तो यहाँ पर शुरुआत होती है एक नए युग की, उसको आपको स्टडी करना है। महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन है, चंपारण का है, असहयोग है, खेड़ा आंदोलन है और खिलाफत मूवमेंट है, ये 1922 तक आपको सारे कवर करने हैं। और 1922 में वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा आंदोलन, और फिर एक तरीके से थम जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक चरण है, एक आंदोलन का जो एक सीमाएं थी वो जब हद हो जाती है उन चीज़ों की, जब, क्योंकि कोई भी आंदोलन, ये कहा गया था कि कोई भी आंदोलन निरंतर लगातार नहीं चल सकता, उसमें रुकावटें आती हैं, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर दोबारा कुछ रेस्ट लेने के बाद एनर्जी आती थी, दोबारा आंदोलन शुरू होते थे। तो इस तरीके से 1922 में थम जाता है जब आंदोलन, तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे इतिहास था, हमारे इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का जो पोर्शन है उसमें एक तरीके से साइमन कमीशन की आगमन होता है। तो साइमन कमीशन भारत आता है, उसके लिए जो आंदोलन होते हैं, उसके लिए जो धरने दिए जाते हैं, उसके विरोध में साइमन कमीशन का विरोध होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, इसका विरोध होता है। और उसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की जो 14, उसके बाद हम जो है नेहरू रिपोर्ट कवर करेंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक 14 सूत्रीय मांग थी, उस चीज के तहत उस चीज को कवर करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान किए गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए थे, वो सारे हमको कवर करने हैं। और इस बीच में महात्मा गांधी द्वारा, यानी 1928 से 1935 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में, उनके आंदोलन का रीजन क्या था, रिजल्ट क्या निकला, क्या बेनिफिट हुआ उससे, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। उस बीच में जैसे 1935 के अधिनियम से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें पूना पैक्ट हुआ था, उन चीजों के प्रावधान हमको सारे कवर करने हैं। 1935 के अधिनियम के बाद फिर 1937 में आम चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को अच्छी जीत मिलती है, 6 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, ये जो नेता हैं, अन्य भी जो क्रांतिकारी जो आंदोलन चला रहे थे, उनके बारे में स्टडी करके आपको फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे आप तो 1942 पढ़ेंगे। 1942 में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप जानते हैं, जैसे कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है, वेवेल योजना है, अगस्त प्रस्ताव है। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते फिर आप क्रिप्स मिशन है, और इसके बाद आप फिर पहुँचेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन पे। और कैबिनेट मिशन के बाद भारत की स्वतंत्रता
1947 का अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री का आपका मोर देन सफिशिएंट जो पोर्शन है वो कवर कर लेंगे, कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएंगे। लेकिन फैक्चुअल स्टडी पढ़नी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ये सारी चीजें आपको फोकस पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अब टाइम ज्यादा है, अगर मैं बुक की बात करूं कि ये सारी चीजें कहां से कवर करनी है, तो आप किसी भी अच्छी बुक से, किसी भी सोर्सेस से जिसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएं, वो आपको कवर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक दूसरी वीडियो के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ।